ओके, आई और ई क्या होंगे? बराबर बच्चे। और ये आपका बनेगा, किसका बनेगा? ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। इसका बेटा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का। अगर आप इस रे को आगे प्रोड्यूस करो, इस रे को इधर प्रोड्यूस करो, तो ये वाला एंगल क्या बनेगा? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बनेगा? एंगल ऑफ डेविएशन। एक केस बनता है बच्चे, हर एक प्रिज्म का I प्लस ई किसके बराबर होता है? डेल्टा प्लस ए के। दोबारा बोलो बच्चे, I प्लस ई इक्वल्स टू डेल्टा प्लस ए। ठीक है, ए क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म, डेल्टा है आपका डेविएशन, I है इंसिडेंट, ई है इमर्जेंट। ध्यान से सुनना, हर एक एंगल ऑफ डेविएशन का कितने एंगल ऑफ इंसिडेंसेस होते हैं? दो। एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ कौन सा प्रिंसिपल लग जाता है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी समझ आ गई? मतलब अगर मैं बोलूं डेल्टा 42 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपके पास मान लो 60 और एंगल ऑफ इमर्जेंस है आपके पास 40, अगर ये केस है आपके पास, है ना? मैं पूछूं कि क्या कोई और एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस पे डेल्टा 42 होगा? बोलो बच्चे, कितने पे होगा? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाए 40 और एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना हो जाए 60, उस टाइम भी डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी? 40 अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, मिनिमम डेविएशन के दो केस बताओ। तो पहला केस होगा बच्चे, आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे होगी इट विल बी पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। दूसरा एंगल आई किसके बराबर होगा? एंगल ई के। एंगल आई किसके बराबर होगा? एंगल आई किसके बराबर होगा? एंगल ई के। समझ आ गया बच्चे? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, नहीं तो फिर आप आगे बढ़े। चलो ध्यान से, इसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन पक्का आना है, ये वाला क्वेश्चन। इधर कौन होगा? डेल्टा, इधर कौन होगा? आई। डेल्टा और आई एक दूसरे के साथ ये रिलेशन शेयर करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने से डेल्टा की वैल्यू कम होती रहती है, एक पॉइंट तक कम होती है, उसके बाद डेल्टा क्या करने लग जाता है? बढ़ने लगता है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन आना है बच्चे पेपर में 100%, 32 डिग्रीज, ये है x। ठीक है, ये क्या है बच्चे? वैल्यू x। अब सुनो ध्यान से, अगर I की वैल्यू x है तो डेल्टा की वैल्यू कितनी है? 32। अगर I की वैल्यू लेस देन x होगी तो डेल्टा की वैल्यू लेस देन 32 होगी या डेल्टा की वैल्यू मोर देन 32 होगी? बताओ। और यार मैथ स्केल से बनाए जा रहे बेटा, है क्या जरूरत? रखो स्केल को अंदर, सुन ले यार, जो लॉस हो जाएगा फिर क्या करेगा? प्रांशु से स्केल ले, हर रोज यार बच्चों का टाइम खराब करना। हाँ जी बेटा, ये क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत है तो बताओ। अच्छा बताओ क्या आंसर आएगा इसमें से? ग्राफ देखो, अगर कोई भी ये वैल्यू ले लो, मान लो I की वैल्यू 30x से कम ले ली तो वैल्यू 32 से क्या आएगी बच्चे? ज्यादा। और अगर मैं बोलूं कि I की वैल्यू x से ज्यादा है, अब क्या होगा? I की वैल्यू x से ज्यादा है, कहीं यहां ले लिया अपने वैल्यू, तो भी बच्चे डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा, क्योंकि 32 क्या था? मिनिमम डेविएशन। 32 क्या था? मिनिमम। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे तो भी डेविएशन बढ़ेगा, कम करोगे तो भी डेविएशन बढ़ेगा। डेविएशन कम सिर्फ एक पॉइंट पे होता है, उस डेविएशन को क्या बोलते हो? मिनिमम डेविएशन। ये पक्का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बच्चे इससे क्या बन के आता है, ध्यान से सुनना। आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में आपको एक पॉइंट दिया हुआ है बच्चे, ये पॉइंट दे दिया आपको 32। आपके पास ये इक्विलेटरल प्रिज्म है जिसमें एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? 60। x की वैल्यू बताओ कैसे आएगी? प्रिज्म के लिए फॉर्मूला क्या लगता है? बोलो। I प्लस ई इक्वल्स टू डेल्टा प्लस ए। ओके, I की वैल्यू कितनी है बेटा? x। E की वैल्यू कितनी है? x। डेल्टा की वैल्यू 32, A की वैल्यू 60, तो x की वैल्यू आ गई 46। ये आ गई 46। ठीक है बेटा, क्लियर? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो बताइए।
अब तुम्हें निकालनी है y की वैल्यू। किसकी वैल्यू बच्चे? y। ठीक है, अब x के 42 के ऊपर डेविएशन कितना है? 51। ते y ते भी डेविएशन कितना है? 51। दो एंगल पे एक ही डेविएशन, दो एंगल पे एक ही डेविएशन है, मतलब एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो दूसरा क्या? एंगल ऑफ इमर्जेंस। अगर इसको इंसिडेंस मानोगे तो इसको क्या मान लेंगे? इमर्जेंस। कोई मर्जी करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोबारा सुन लो, अगर एक एंगल ऑफ डेविएशन पे दो एंगल ऑफ इंसिडेंसेस आ रहे हैं तो एक इंसिडेंट हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? इमर्जेंट। इन दोनों में से एक क्वेश्चन मैंने टेस्ट में डाला है, ध्यान से सुन लो ढंग से। तो अब क्या बनेगा बच्चे? 42 प्लस y इक्वल्स टू डेल्टा प्लस a। y की वैल्यू आपके पास कुछ भी, जैसे कोई भी, जैसे 11 माइनस 42 क्या आ जाएगी बच्चे? 69 डिग्री। ध्यान रखना बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक कि x से कम करोगे तो डेल्टा में क्या फर्क पड़ेगा, x से ज्यादा करोगे तो डेल्टा में क्या फर्क पड़ेगा, और एक आपके पास क्या आएगा? कैलकुलेशन वाला पार्ट आना ही आना है, 100% आना है ये क्वेश्चन। अगर कोई पूछे डेल्टा और इंसिडेंट का क्या रिलेशन है तो क्या बोलोगे बच्चे? विद इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस डेल्टा फर्स्ट डिक्रीजेस अप टू मिनिमम डेविएशन and then start increasing। इसको हटा देते हैं। अगला जो आपके पास है प्रिज्म में से आपको डायग्राम आने हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना? देखो कौन सा प्रिज्म है? 90 45 40। ठीक है, 90 45 45 ये आपके पास प्रिज्म आ गया। अगर इसके परपेंडिकुलर पे, चाहे इसके बेस पे लाइट लगेगी तो ये वाली लाइट क्या जाएगी बच्चे? सीधा। और लाइट क्या करेगी? इधर आ जाएगी। कितने डिग्री पे बेंड करेगी बेटा? 90। क्यों 90 पे बेंड किया? क्योंकि ये एंगल क्या बना था? 45। 45 इज मोर देन 42। तो यहाँ पे कौन सा फिनोमिनन हो रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसको कॉन्सेप्ट समझना उससे ज्यादा है ना, सीधा सीधा अपने पास क्या करो, यार स्केल रखना तू। तो इसीलिए तो यार उसको मैं कहता हूँ भी एक बंदा सारों को डिस्टर्ब करने लग जाता है और खुद पढ़ता नहीं है। नंबर आते मेरे को फोन आ जाएगा, भी बताओ हमारे बच्चे के नंबर क्यों कम आए, और नंबर पक्का है नहीं आने, सुनना ही नहीं है क्लास में। हाँ जी बेटा क्लियर है? सीधी लाइट आई, कितने पे बेंड की? 45 पे। एक और एंगल कितने पे बनेगा? 45। क्या फिनोमिनन हुआ यहाँ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ कौन सा फिनोमिनन हुआ? कोई भी नहीं, सीधी आ गई। यहाँ कौन सा हुआ? कोई भी नहीं, लाइट क्या कर गई? सीधी आ गई। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, रिफ्रैक्शन 0, इंसिडेंस 0, रिफ्रैक्शन 0, इंसिडेंस 45, रिफ्लेक्शन 45। सेम अगर ये डायग्राम नीचे से ऊपर की तरफ आ जाए तो भी डायग्राम क्या बनना है? सेम, क्योंकि दोनों साइड्स आपकी क्या है? सेम है। ठीक है, सेम है दोनों साइड्स, तो आपके परपेंडिकुलर पे हो चाहे बेस पे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितने से डेविएट होगी लाइट? 90 डिग्री से। कितने से? 90। मान लो इस पे दो रेज आ जाए, एक रे और आ जाए, क्या फर्क पड़ेगा? वो भी ऐसे जाएगी, है ना? कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ऐसे था, वाइट की तरफ एरो थी, अब वाइट की तरफ ऐसे एरो हो जाएगी, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे था अब ऐसे हो गया। कितना एंगल बन गया ऑब्जेक्ट का? 90। कितना? 90। इसका जो क्वेश्चन कई बार बच्चों को डिफिकल्ट लगता है और ज्यादातर जो पेपर में आ जाता है ये क्वेश्चन है, लाइट यहां लग रही है तो लाइट क्या आएगी? सीधी। यस और नो? यहां वाली जो लाइट बनाओगे ना वो इसके पैरेलल बना देना, इस वाले के हाइपोटेन्यूज के, इसके पैरेलल बना दोगे हाइपोटेन्यूज के, और ये लाइट क्या चली जाएगी? उसको सीधी चली जाएगी। ठीक है, क्लियर है बेटा? समझ आ गई? यहां भी एंगल क्या बनेगा? 45 45। यहां भी क्या बनेगा? 45 45। 90 90 45 45 वाले में एक ही एंगल बनता है, कौन सा? 45। या फिर कोई एंगल बनेगा ही नहीं, उस एंगल को क्या लिख दोगे आप? 0। अच्छा, ये कितने पे डेविएट हो गया? 90 90 कितने पे? 180। मान लो एक रे हो रहा है, ये ऐसे आ गई, कोई चक्कर नहीं है, ऐसे आ गई, कोई चक्कर नहीं है, और ऐसे। जो ये रे ऐसे आई थी, अब जो ऑब्जेक्ट मान लो ऐसे था, अब ये ऑब्जेक्ट क्या बनेगा बच्चे? रिवर्स। क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट? रिवर्स। कितने डिग्री से करता है रिवर्स?
हाँ जी बच्चे, कितने डिग्री पे रिवर्स कर दिया आपने इसको, बोलो 180। कितने डिग्री पे रिवर्स कर दिया, 180। ठीक है, कोई पूछ ले टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म कौन सा है, 90, 45, 45। कोई पूछ ले कि लाइट को 180 डिग्री पे आपने क्या करना है, बेंड करना है, तो लाइट को किस पे इंसिडेंट कराएं, उसके हाइपोटेन्यूज पे। किस पे, हाइपोटेन्यूज। क्लियर है बेटा, परपेंडिकुलर बेस पे कराओगे तो कौन सा एंगल बनेगा, 90। ठीक है, एक है ना, कई बार टीचर क्वेश्चन बात होता है बच्चे, बड़ा सौखा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। मान लो तुम्हें टीचर ने एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है अपने पास, है ना, और टीचर कह रहा है ये एंगल 90 है, ये एंगल क्या है, 90। और आप क्या कर रहे हो बच्चे, एक लाइट को इंसिडेंट करना है आपने। तुम्हारी कॉपी में ये 2 लाइनें बनी होंगी, बना दो बच्चे उस पे 2 लाइन। बना दी बच्चे? अच्छा, अब ध्यान से सुनो, पता है क्या करना है, जैसे ये बनाई है ना, वैसे ही इधर 2 बना दो, बिल्कुल इनके सामने, बिल्कुल इनके सामने बना दी बेटा, बना दी बिल्कुल इनके सामने। अब पता है क्या करना है, नीचे वाली को किससे मैच करना है, ऐसे एक बार नीचे मारो और कहां पे, ऊपर वाली, और ऊपर वाले को किसके साथ बच्चे, ये नीचे। मतलब अगर ये रे A थी और ये B है, तो ऊपर वाली हो जाएगी A, ये हो जाएगी B। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रिवर्स। कितने से रिवर्स हो गया, कितने से रिवर्स हो गया, 180। हर्ष क्यों नहीं आया, बात समझ आई है नहीं है? ठीक है भाई, ये लाइट दूर जाके लगेगी, ऊपर से आ रही है ना, तो इधर से जल्दी मुड़ जाएगी, ये लाइट इधर से। भाई ये बनाने का तरीका बता दिया, दोनों को आमने सामने बना दी। ऊपर वाली लाइट कहाँ हो जाएगी, नीचे, नीचे वाली लाइट कहाँ हो जाएगी, ऊपर। इनको आपस में मैच करो, सब कुछ पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है और ये पैरेलल है। ये भी कौन सा प्रिज्म है बच्चे, 90, 45, 45, और यहाँ भी डेल्टा कितना हो गया बच्चे, 180 डिग्री। मैंने तो कुछ किया ही नहीं बच्चे, ये लाइन ऐसे भी बेंड करेगी, इत्थे आ गई, इत्थों बेंड करेगी, साथ थोड़ी है। अच्छा यार कमाल, बस संगत खराब करना आगे बढ़, है ना, और सब तेरे लोग डाले खोना पड़ेगा। बना लिया, अरे अरे नैतिक कोई पॉइंट मिस हो जाएगा ना, फिर यार प्रॉब्लम हो जाएगा। अब कोई इज्जत भी तो वापस लेके आनी है। हाँ जी, क्लियर है ये, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब बच्चे 60 वाला प्रिज्म सबसे आसान है, और टीचर और स्टूडेंट एक्सपेक्ट करता है कि यार ये प्रिज्म आ जाए पेपर में, तो है ना सारे कलेश ही खत्म हो जाए, क्योंकि इस प्रिज्म में फालतू कुछ है ही नहीं, है ना। इस प्रिज्म में 2 तरह के डायग्राम बनते हैं। मान लो एक कोई रे आ गई, किसी भी सरफेस पे आ गई, है ना, 90 पे आई, क्या रे लगेगी, सीधी, और कितना एंगल बनेगा बोलो, 60। ये कितना बनेगा, 90। ये कितना बनेगा बेटा बोलो, 60, 90, 30। ये कितना रह गया, 60, ग्रेटर देन 42, लाइट आके लगेगी। ये एंगल कितना बनेगा, 60। ये लाइट क्या जाएगी, सीधी। अब इसमें डेविएशन 2 बनते हैं, एक डेविएशन कितना बन रहा है बच्चे, 60 और 60, 120। और अगर इसी लाइट को आप एक्सटेंड कर दे तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, 60। एक बार मैम से पूछ लेना कि मैम दोनों में से कौन सा कंसीडर करें। वैसे ये कंसीडर करते हैं जो एक्यूट एंगल है, दोनों ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, बट हम वो कंसीडर करते हैं जो एंगल क्या होता है, छोटा। 60 कैसे है, ये बेटा लाइन सीधी गई, ये 60 है,
सॉरी ये 120 है, तो इधर वाला कितना रहेगा 60, लीनियर पेयर। ठीक है बेटा, देखो कभी भी एक लाइन होती है उस पर दो एंगल्स बनते हैं। मान लो ये x है, ये y, ज्यादातर हम यही कहते हैं कि x एंगल है दो लाइंस के बीच में, कम वाला एंगल कंसीडर करते हैं। बट y बोलोगे तो भी गलत नहीं है, तो 120 भी गलत नहीं है, 60 भी गलत नहीं है। बट एक बार मैम से थोड़ा कंफर्म कर लेना भी 120 या 60 कौन सा कंसीडर करेंगे, वैसे एक्यूट एंगल कंसीडर हो गया। ठीक है, क्लियर है बच्चे, इज इट क्लियर? अब बच्चे देखो, तुम्हें इस टेस्ट के लिए 90 45 45 और 60 60 60 वाले पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है। 90 60 30 पे मैंने क्वेश्चन नहीं डाला है, लेकिन तुम्हारे पेपर में, स्कूल के पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा एक और क्वेश्चन है, मान लो ये 60 60 60 प्रिज्म, लाइट यहां आ रही है 90 पे, क्या करूं बच्चे इस लाइट को, बोलो? सीधी आ गई, क्या करूं यहाँ पे ड्रॉ, कितना एंगल बनूगा? ये 60, ये 90, ये 30, कितना एंगल बनेगा? 60। क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये एंगल चेक करना पड़ेगा पहले, ये 60 है, कोई है तरीका? ये भी 60 होगा, ये 30 है, ये 60 60, ये क्या हो गया 30, ये क्या बन गया 90, ये क्या आ गई सीधी। बोर्ड्स में आया था एक बार ये। ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो एंगल चेक करो और लाइट को क्या करो, पास कराओ, दफा करो जैसे। पता है ये डायग्राम कोई बच्चा कब गड़बड़ करता है, क्योंकि तुम्हारा पैटर्न ही ये बना है। हम पैटर्न पता है क्या बनना चाहिए, ये रे बनाई, तुम्हें रुकना चाहिए यहाँ, फिर ये रे क्या जाएगी, सीधी जाएगी, फिर रुकोगी, फिर ये इधर जाएगी, फिर रुकोगी, फिर ये ऐसे जाएगी। तुम जब पढ़ते हो या कॉपी करते हो ना, तुम्हारा पैटर्न ही ये है, समझ ही नहीं आता फिर तुम भी कहां से जाएगी और कहां से नहीं जाएगी। हर पॉइंट पे जहां दो सरफेस अलग हो रहे हैं वहां पे क्या करो, रुको, वेट, देखो कहां कहां क्या क्या मुड़ रहा है, उसके बाद आगे प्रोसीड। ठीक है, क्लियर बच्चे? ओके, तो एक बार बेटा मैं 90 30 60 वाला प्रिज्म टोटली क्या कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि वो आपके टेस्ट में मैंने नहीं डाला। ठीक है बच्चे, थोड़ा अपना काम कम हो जाएगा। मैंने बोला था उधर की स्पेक्ट्रम चैप्टर निकाल लेते हैं एक बार इस टेस्ट से, बाकी उनका दे देते हैं, बट वो चिल्लाने लगे स्पेक्ट्रम दो में करता है। मैंने करना है तो कर लो भाई, फिर क्या देता है, अल्फा बीटा, वो अल्फा बीटा नहीं, इंफ्रारेड। हाँ जी, अगला चैप्टर बच्चे लेंस, लेंस लेंस लेंस, उधर भी रह गया। सुनो बच्चे, कलर वाला क्वेश्चन ध्यान से सुनो। मान लो आपके पास ये प्रिज्म, ध्यान से सुनो, आपके पास एक लाइट आई है जिसमें है रेड, येलो और ब्लू। पहले अरेंज करते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। एक आ गया रेड, एक येलो, एक ब्लू। ये क्वेश्चन भी है, ठीक है? आपको दे रखा है येलो का क्रिटिकल एंगल 45। ठीक है बच्चे, तो मैंने दसो ब्लू का क्रिटिकल एंगल की होगा 45 तो ज्यादा या कट, मतलब कितना, कुछ भी लगा लो, मतलब मैं दिमाग में मेरे अंदाजा लगा लेता हूं, चलो नहीं तो कह रहे तो 30। ठीक है, रेड का क्रिटिकल एंगल बताओ, ज्यादा कितना 50। ठीक है, कुछ भी मैंने अंदाजा लगा दिया, मैं कॉपी पे नहीं लिख रहा, मैं साइड में मैंने लिख दिया। ओके, ये लाइट गई, सीधी लगी, लग गई, ये एंगल कितना बनेगा बच्चे बोलिए, 45। देखो पहला 45 किसी नाल मैच कर रहे हैं, किधे नाल, येलो नाल। अच्छा, अगर इंसिडेंट्स और क्रिटिकल मैच करे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है, 90। कितना? अच्छा, नॉर्मल तो 90 का एंगल कितने से बनूंगा, इधे से। मतलब ये कौन सा कलर आ गया अपने पास, बोलो कौन सा कलर आ गया अपने पास? बात समझ नहीं आई तो पूछ लो, क्वेश्चन है एज इट इज। 45 पे कौन सा एंगल आएगा, कौन सा कलर आएगा, येलो। कौन सा आएगा, येलो। क्यों आएगा, क्योंकि उसका क्रिटिकल एंगल मैच करना है। अब उसका अगला कौन सा बच्चे, ब्लू।
ब्लू का क्रिटिकल एंगल कितना है 35, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा हो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा हो, फिर तो लाइट क्या करती है, बाहर आ जाती है। लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या हो बच्चे, बोलो, ज्यादा, तो कौन सा फिनोमिनन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किसकी, कौन सी लाइट की बेटा, ब्लू लाइट की। कितने डिग्री पे, 45 है, तो आगे फिर से किस पे, 45 पे, ये आ गई ब्लू, 90 पे लगी तो सीधी ब्लू। ठीक है बच्चे, ओके। रेड का कितना है बेटा क्रिटिकल एंगल 55, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45, तो रेड लाइट क्या आएगी बच्चे, बाहर। ये क्वेश्चन अलग अलग ऐसे भी हो सकता है। ये एक क्वेश्चन में 3 रेज भी डाली जा सकती थी, रेड, येलो और ब्लू। तो ब्लू वाली क्या करेगी, नीचे आएगी, येलो वाली कितने पे जाएगी 90 पे, रेड वाली कहां जाएगी, बाहर। ठीक है बच्चे, पक्का है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिए। ठीक है बच्चे, आगे करें, ध्यान से। इसके बाद लेंस, लेंस के डायग्राम किसी को नहीं आते तो बोलो। कोई ऐसा बच्चा जिसको लेंस के डायग्राम नहीं आते, इसका नहीं आता, श्री सुखा, कनकेव के डायग्राम आते, नहीं आते, कौन से, एट 2f वाला। देखो अगर ये है तो कौन सा लेंस है, कन्वेक्स। कन्वेक्स किसका लेंस है, अपना लेंस। अपना लेंस हर चीज क्या करता है, सही। इमेज क्या बनाता है, रियल। इमेज क्या बनाता है, एनलार्ज। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, इमेज रियल होगी तो क्या होगी, इनवर्टेड। अगर वर्चुअल इमेज बनाएगा तो इमेज क्या होगी, एनलार्ज। क्या होगी, एनलार्ज। अच्छा, प्रॉपर चलेगा 1 2, प्रॉपर चलेगा, ठीक है, 1 2, इधर ही होगा ना 1 और उधर क्या होगा 2। लेकिन जो दूसरा लेंस है उसमें रिवर्स हो जाता है। अगर यहाँ 2 हो और यहाँ क्या हो 1, तो ये अपना लेंस नहीं है, ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव। कौन सा लेंस है, कॉनकेव। ध्यान रखना, कॉनकेव में जब लाइट सीधी आती है तो वो वापस किस पे आती है बच्चे, यहाँ, और फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। ये कंसेप्ट मिस कर जाते हैं, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो क्या पास करेगी, सीधी। तो ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बन गई डिमिनिश्ड। क्या बन गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, सारी रेस क्या पास करती है बच्चे, सीधी पास करती है। और बाकियों में तो जो चेंजेस आते हैं वो, ठीक है, क्लियर। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, नहीं तो आगे। अब अगर यही आपके पास है बेटा, 2f वाले ने अलग से क्या प्रॉब्लम है ना, बट वो तो फिर आपकी कुछ कैलकुलेशन में दिक्कत है, सही नहीं लिया फिर आपने। देखो बच्चे, C और 2f एक ही बात है, C और 2f एक ही बात है। अगर आप ऑब्जेक्ट यहाँ रख रहे हो तो ऐसे करके पहले फोकस से, फिर किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इमेज हमेशा किस पे बनेगी, 2f। जितना आप लेंस के पास आओगे उतनी इमेज लेंस से क्या जाएगी, लेंस से क्या जाएगी, जितना आप ऑब्जेक्ट के पास आओगे उतनी इमेज क्या बनती जाएगी, फोकस पे आ जाओगे तो कोई इमेज बनेगी नहीं, इसलिए हम लिखते हैं इमेज कहाँ बन जाएगी, इन्फिनिटी। कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। अगर फोकस से और आगे आ जाते हो तो इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी पीछे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा, दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट है बहुत दूर इन्फिनिटी पे तो इमेज बनेगी फोकस पे, मतलब बर्निंग ग्लास, मतलब बर्निंग ग्लास। 2f पे आ गए तो आपकी आंखों का ग्लास या कैमरा, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखता है, 2f पे। अगर 2f पे ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका एक ही फायदा, इमेज क्या बन जाएगी बच्चे, इन्वर्टेड। वो कहाँ यूज होती है, जहां आप 2 लेंस यूज करते हो, जैसे कि टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप या फिर बाइनोकुलर्स। वहां उल्टी इमेज को सीधा करने के लिए आप इमेज को किस पे रखते हो, 2f। किस पे, 2f। क्लियर है बेटा, ओके। उसके बाद जो अगला इसमें आता है, अगर आप f और 2f के बीच में आ गए तो इमेज बहुत बड़ी बनेगी
इमेज क्या बनेगी बच्चे? बहुत बड़ी बनेगी। मेरे भी करिए थोड़ी देर। इमेज क्या बनेगी बच्चे? बहुत बड़ी बनेगी। तो किसमें? स्लाइड प्रोजेक्टर में। किसमें? स्लाइड प्रोजेक्टर में। अगर आप F पे आ गए तो लाइन सिर्फ पैरेलल हो जाती है, उसका कॉलीमेटर वो एग्जांपल बस वो ही होता है। अगर आप F और O के बीच में आ गए, अब आप क्या बन गए बच्चे? सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या बन गए? सिंपल माइक्रोस्कोप। दूसरा नाम सिंपल माइक्रोस्कोप का दूसरा नाम मैग्नीफाइंग ग्लास। दूसरा नाम बच्चे मैग्नीफाइंग ग्लास। इसके लिए आपको कहां से कहां के बीच में होना पड़ेगा? बिटवीन F एंड O। कहां होना पड़ेगा बच्चे? बिटवीन F एंड O। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है बच्चे। कनकेव का सिर्फ वही है, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप उनमें यूज होता है कनकेव। अच्छा, एक चीज और सुनना बच्चे, ध्यान से सुनना ये चीज। मान लो आपने लेंस को आधा कवर कर दिया, तो उसकी फोकल लेंथ पे, उसकी मान लो उस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ इमेजेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ इमेजेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास एक लेंस है, ये μ1 है और μ2 है, कितनी इमेजेस बनाएगा ये लेंस? 2, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने हैं? 2। तो ये दोनों अपने अपने हिसाब से चीजों को क्या करेंगे? क्या करेंगे? समझ आ गई? अगर एक लेंस को आप किस में ले आते हो बच्चे? हवा से पानी में, उसकी पावर क्या हो जाएगी? डिक्रीज। फोकल लेंथ क्या करेगी? इंक्रीज। क्योंकि एक फॉर्मूला है अपने पास, पावर इज 1/, फोकल लेंथ। प्लीज बच्चे, मैं बार बार तुम्हें चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ, फोकल लेंथ मीटर में लेनी है, क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दी होगी, लेकिन उसमें फॉर्मूला में नहीं, 1/f = 1/v-, उसमें नहीं, उसमें सेंटीमीटर। सिर्फ इस फॉर्मूला में बच्चे फोकल लेंथ किस में ले लेना? मीटर। अपना लेंस कौन सा है? x। फोकल लेंथ क्या होगी उसकी? पॉजिटिव। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव। फोकल लेंथ किसकी लेंथ होती है? f2 तक की है f1 की? f2 वाली लेंथ। कौन सी लेंथ होती है बच्चे? f2 वाली लेंथ लेते हैं, f1 वाली लेंथ। इसको आधा कवर कर दिया तो नंबर ऑफ, मतलब सेम ही है दोनों का व्यू, आधा कवर कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ इमेजेस जितनी होगी उतनी ही। ठीक है बच्चे, क्लियर? लेंस में क्या होता है? लाइट कहां से कहां जाती है? रेयरर टू डेंसर टू रेयरर। अगर मैं ऐसे कर दूं इसे, डेंसर टू रेयरर टू डेंसर, ये लाइट को क्या करता है लेंस? बोलो, कन्वर्ज। तो अगर ये केस हो गया तो ये क्या करेगा? डाइवर्ज। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अगर मीडियम रिवर्स कर दोगे तो प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी? रिवर्स। क्या हो जाएंगी? अगर लेंस ऐसे मीडियम में रखा है कि उसके बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो लेंस क्या करेगा बच्चे? कन्वर्ज की जगह क्या करेगा? डाइवर्ज। क्या करेगा? डाइवर्ज। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखो बच्चे, मान लो आपके पास ये ग्लास लैब है, ध्यान से सुनना, रे इधर से आ रही है, इमर्जेंट रे पता है कहां बनेगी? इसका एक तरीका होता है। इमर्जेंट रे ये है ना, इससे इधर बनेगी क्योंकि लाइट इधर से आ रही है। समझ आ गया? इमर्जेंट रे इससे क्या बनेगी? इधर, क्योंकि लाइट क्या आ रही है? इधर से आ रही है। चेक कर लेते हैं, पहले लाइट किधर बेंड करेगी? टुवर्ड्स नॉर्मल, फिर क्या बनेगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखो इधर आ गई ना। अब जैसे अगर आपका ये ऐसे है तो ये आई रे, क्या करो इसे आगे बना के, ये पॉइंट लगा के इससे कहां जाएगी? इधर, क्योंकि रे इधर से आ। क्लियर है बच्चे? ध्यान से सुनो, अगर इसमें यहां से रे आ रही है तो बताओ रे ऊपर हो जाएगी या नीचे हो जाएगी? ऊपर। पहले किधर बनाए? और इधर, मतलब रे क्या हो जाएगी? ऊपर। क्या हो जाएगी? रे ऊपर हो जाएगी, अपने रास्ते से कहां हो जाएगी? ऊपर हो जाएगी। इतनी नहीं समझ आया? आ गया? आपके पास एक लेंस है बेटा, ये रे आ रही है, ये रे कहां मीट करेगी? बोलो, कहां जाएगी ये रे? बाकी सब घूंगियों, कहां जाएगी ये रे? बोलो, कहां पे? फोकस। ये हो गई फोकस से पास। लेकिन अगर हम इसमें यहां पे क्या इंट्रोड्यूस कर देते हैं? ग्लास लाइट। क्या कर देते हैं? ग्लास लाइट। ये रे इतो की जानी सी सीधी, हुण किधर नु जाओगी बच्चे? उत्ते नु थल्ले नु? उत्ते। ये यहां, मतलब अगर लेंस के रास्ते में, दिख रहा है बच्चे? इधर हो जाए, तभी तो कह रहा था तुम्हें बार, अगर आर पार
अगर लेंस के रास्ते में क्या रख दिया बच्चे आपने, ग्लास स्लैब, तो फोकस से और आगे जाके मीट करेगी। कहां मीट करेगी बच्चे, फोकस से और आगे जाके। किस साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड। अच्छा एक क्वेश्चन और है, दिमाग लगा लेना अपना थोड़ा सा। अब क्या होगा बोलो, अब इधर शिफ्ट होगा पॉइंट राइट साइड या लेफ्ट साइड? ऑब्वियसली लेफ्ट साइड है ना, क्योंकि भगवान ने क्या किया है ना, भगवान जब दिमाग बांट रहा था ना बच्चे, क्या कह रहे थे, जब दिमाग बांट रहा था ना, तो डबाली के अराउंड जितने भी थे उनके लिए कमी पड़ गई थी ना दिमाग की। बोलो क्यों राइट साइड? चेक करेंगे, ये रहे कहां से जा रही है बच्चे, यहां से, मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ये नीचे से आई है ना, इधर से आई है रे, तो रे कहां हो जाएगी, इधर को शिफ्ट, ये रहा। अभी भी कहां से पास करेगी बच्चे, राइट साइड। कहां से पास करेगी, राइट साइड। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, नहीं आगे बढ़े। वैसे एक मेरे पास आइडिया है, अगर तुम लोग मानो तो फिजिक्स का पेपर बहुत टफ रख लूंगा बच्चे, बिना फिजिक्स के पेपर के इसको रखने का क्या, क्लियर है बच्चे? और बताइए कोई क्लियर है इसमें डाउट? अच्छा, इससे एक और क्वेश्चन बनता है बच्चे, लेंथ से एक क्वेश्चन, एक ये हो गया, एक वो, एक पावर बढ़ गई, फोकल लेंथ हो गई, ठीक है। अब आ गई साइन कन्वेंशन। कौन सी कन्वेंशन बच्चे, साइन। फोकल लेंथ कन्वेक्स की पॉजिटिव, कनकेव की नेगेटिव। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाएगा, आगे, तो हमेशा डिस्टेंस क्या रहेगा, नेगेटिव। ओ की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। ओ की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। दोबारा सुन लो बच्चे, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रखा जाएगा, इन फ्रंट, तो हमेशा वैल्यू नेगेटिव। ऑब्जेक्ट की हाइट की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, पॉजिटिव। मतलब u हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। o हमेशा क्या रहेगा, बोलो बच्चे, पॉजिटिव। f कन्वेक्स के लिए क्या बनेगा बच्चे, बोलो, पॉजिटिव। और कनकेव के लिए बच्चे क्या बनेगा, नेगेटिव। क्या बनेगा, नेगेटिव। अब बात करते हैं रियल इमेजेस। रियल राइट साइड बनती है लेफ्ट साइड, रियल इमेजेस शाबाश, राइट साइड बनती है। घर वालों को कोई उम्मीद तो नहीं है ना तेरे से, तो मेरा राजा बेटा ये बनेगा वो बनेगा, ऐसे कुछ हो तो बोल दियो उनको। वी क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर बन रही है वर्चुअल इमेज, तो वी क्या बनेगी बच्चे, नेगेटिव। वर्चुअल इमेजेस हमेशा क्या होती है, इरेक्ट, तो इमेज की हाइट क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव। रियल इमेजेस क्या होती है, इन्वर्टेड, तो इमेज की हाइट क्या होती है, दोबारा सुन लो, ऑब्जेक्ट की हाइट और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा सेम रहते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। इमेज रियल दूसरी साइड बन रही है तो पॉजिटिव, अपनी साइड बन रही है तो नेगेटिव। इमेज उधर बन रही है तो इन्वर्टेड होगी तो क्या होगी, नेगेटिव। इधर बन रही है तो इरेक्ट होगी तो क्या होगी, पॉजिटिव। दोबारा बच्चे ध्यान से सुन लो इसको, ये साइन ही गलत लेते हैं। आपका क्वेश्चन तो अपने को पता ही है, क्योंकि फॉर्मूला ही दो है, 1/f = 1/v - 1/u, और मैग्निफिकेशन का है बेटा v/u = i/o। ठीक है ना, आपने कोई i = d वाला फॉर्मूला कराया बच्चा, वो मैं एक बार पूछ लेता हूँ, वो है तो नहीं सिलेबस में, अगर पेपर के लिए पूछा क्लास में कराई थी, अच्छे बच्चे ने बताया। ठीक है बच्चे, क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। तो अगर नेगेटिव v की वैल्यू आ जाए तो समझ लेना इमेज क्या बनी है, रियल, तो लेंस कौन सा है, कन्वेक्स। अगर वर्चुअल आई है तो वर्चुअल में दो ऑप्शंस हैं, कन्वेक्स और कनकेव। छोटी इमेज बनी है तो कनकेव, बड़ी इमेज बनी है तो कन्वेक्स। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो लेंस चैप्टर से बच्चे डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, पक्का न्यूमेरिकल आना ही आना है। ठीक है, 100% एक न्यूमेरिकल आना ही आना है, इस पे बेस्ड और p = 1/f पे बेस्ड। अच्छा, अगर दो फोकल लेंथ गिवन हो और कंबाइंड फोकल लेंथ निकालनी हो तो क्या करोगे, प्लस माइनस करोगे। पहले क्या निकालोगे, दोनों का पावर, और पावर निकालने के बाद क्या निकालोगे, फोकल लेंथ।
पावर को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, फोकल लेंथ को, दो फोकल लेंथ को कभी भी इकट्ठा ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आपके पास एक लेंस है +10 डायरेक्टर कन्वेक्स और दूसरा लेंस है -5 डायरेक्टर कनकेव। अगर दोनों को कंबाइन कर दो तो जो लेंस बनेगा वो कौन सा बनेगा, कन्वेक्स या कनकेव? कनकेव या कन्वेक्स? +10 -5 +5 डायरेक्टर प्लस मतलब अपना लेंस, कौन सा लेंस? कन्वेक्स। शिखर क्यों बेटा कनकेव? क्या उल्टा पढ़ लिया? अच्छा सॉरी, देखने में डर लगेगा। ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? ओके, साउंड चैप्टर से इक्वेशन करते हैं। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करते हो? अच्छा पहले बताओ, तीनों में से सबसे श्रिल साउंड कौन सा होगा? श्रिल अब बताओ। क्यों? नंबर ऑफ वेव्स क्या है? ज्यादा। तो पिच किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी। पिच किस पे? फ्रीक्वेंसी। ओके, तो क्या लिखूं मैं? मान लो मैंने ये क्वेश्चन आ गया, FB रेशियो FA रेशियो FC। बोलो FB क्या लिखूं? क्या लिखूं यहाँ? 2 रेशियो 1 रेशियो 3। घर वालों को बोलो, एक्सपेक्ट कर लो थोड़ा बहुत। हाँ जी, क्या बनेगा? 2 रेशियो 1 रेशियो 3। इसमें कोई इशू नहीं है, सिद्धि आपने क्या काउंट करनी है? पंगा कहाँ पड़ता है? जहाँ वेवलेंथ आ गया, वेवलेंथ ऑफ A रेशियो वेवलेंथ ऑफ B रेशियो वेवलेंथ ऑफ C। लेंथ काउंट करो, टोटल लेंथ कितनी ले लो? L में कितनी वेव्स रहेगी? एक, तो एक वेव की लेंथ कितनी हो गई? L रेशियो L/1 कर लो। B की कितनी होगी बच्चे? L/2। C की कितनी होगी? L/3। एलसीएम क्या आ गया? 6 रेशियो, ये तो कैंसिल ही रहेगा, 6 रेशियो 3 रेशियो 2। कॉमन लेना तो इसको उड़ा दो, 6 रेशियो 3 रेशियो 2। ये रेशियो वहां लड़ते नहीं रहना भाई ये 6 कहां चला गया, दिमाग ऐसे खराब करो, अपन तो कंपेयर करना है ना। तो 6/6 रेशियो 3/6 रेशियो 2/6, सारे 6 कैंसिल हो जाएंगे, तो अपने पास तो आंसर क्या आ रहा है? इसलिए बात। ठीक है बच्चे, क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी? ओके, अगर पूछ ले लाउडनेस ऑफ C रेशियो लाउडनेस ऑफ B रेशियो लाउडनेस ऑफ A, लाउडनेस और एम्पलीट्यूड का क्या रिलेशन है? प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। याद रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोबारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ। ये है क्वेश्चन टेस्ट में। बोलो बच्चे क्या बनेगा इसका? x/2 एरा की बनूंगा बच्चे स्क्वायर रेशियो 2x का क्या बनेगा? स्क्वायर रेशियो LA क्या बनेगा? x का स्क्वायर, सारे स्क्वायर कैंसिल, 1/4 रेशियो 4 रेशियो 1 LCM 4 1 रेशियो 16 रेशियो। पक्का है क्वेश्चन? ठीक है, एक मिस हो गया, स्पेक्ट्रम चैप्टर मिस हो गया। ये हो गया इतना। तो स्पेक्ट्रम चैप्टर में कितनी वेव्स इंपॉर्टेंट है अपने लिए? 3। पहली यूवी, दूसरी इंफ्रारेड, तीसरी विजिबल। ओके, अब जो यूवी रेडिएशंस है, यूवी रेडिएशंस बच्चे यूवी वायलेट की वेवलेंथ कम, इंफ्रारेड रेड मींस वेवलेंथ ज्यादा। यूवी की स्कैटरिंग ज्यादा, इंफ्रारेड की स्कैटरिंग कम। वॉर सिग्नल्स इंफ्रारेड और यूवी, इंफ्रारेड। नाइट फोटोग्राफी इंफ्रारेड, फॉग में फोटोग्राफी इंफ्रारेड, सिग्नल्स इंफ्रारेड। क्या? इंफ्रारेड। फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट कौन नहीं करती? इंफ्रारेड। कौन करती है? 2 लाइट, यूवी रेडिएशंस एंड विजिबल। यूवी रेडिएशंस एंड विजिबल। टेम्परेचर से किसका पता चलता है? इंफ्रारेड। टेम्परेचर से इंफ्रारेड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इंफ्रारेड। कौन रिस्पॉन्सिबल है? इंफ्रारेड।
अगर कहीं क्वार्ट्स आ जाए, कौन सा मटेरियल? क्वार्ट्स, तो कौन सी वेव होगी? यूवी रेडिएशन। कौन सी? क्वार्ट्स यूवी रेडिएशन। रॉक सॉल्ट इंफ्रारेड, ग्लास विजिबल लाइट, ग्लास क्वार्ट्स के लिए यूवी रेडिएशन, इंफ्रारेड के लिए। अगर फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट कराओ तो कौन सी है? यूवी या फिर विजिबल। यूवी कहां से पास करेगी? क्वार्ट्स से। ग्लास से पास नहीं करेगी। अगर फोटोग्राफिक प्लेट को कोई लाइट इफेक्ट नहीं कर रही है तो वो कौन सी लाइट है? इंफ्रारेड। स्कैटरिंग किदी ज्यादा होती है? क्या होता है स्कैटरिंग? स्कैटरिंग मींस एब्जॉर्ब करके क्या करना? री इमिट करना। क्या करना बच्चे? एब्जॉर्ब करके री इमिट। व्हाट इज स्कैटरिंग? इट इज द एब्जॉर्प्शन एंड री इमिशन ऑफ लाइट। और स्कैटरिंग वेवलेंथ पे डायरेक्टली होती है इनवर्सली? लैम्डा पावर 4। इसका मतलब है जो वायलेट है बच्चे 16 टाइम्स, हाँ जी बच्चे, स्कैटर होता है एज कंपेयर टू विच कलर बच्चे? रेड कलर। रेड कलर की स्कैटरिंग वायलेट से 16 गुना कम है, वायलेट की स्कैटरिंग रेड से 16 गुना ज्यादा है। क्योंकि वायलेट की जो वेवलेंथ, रेड की वेवलेंथ वायलेट से 2 टाइम्स होती है, तो 2⁴ कितना? 16। देखो मैं कोई वैल्यू नहीं पूछूंगा तुम्हें टेस्ट में इस चैप्टर से, भाई रेड की वेवलेंथ बताओ, इंफ्रा की वेवलेंथ बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ। ये डायरेक्ट लर्निंग वाले, रट्टे वाले क्वेश्चन नहीं डालने हैं इसमें, ठीक है बच्चे? याद करने वाला कुछ भी नहीं है। अच्छा, सीक्वेंस याद होना चाहिए भाई। गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो। ये क्या है? इंक्रीजिंग वेवलेंथ, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। समझ आ गई? सूरज लाल क्यों दिखाई देता है? स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है ना? सन, ये जो स्काई है वो रेड क्यों हो जाती है? डेंजर सिग्नल्स को रेड क्यों पेंट करते हो? जो लाइट है, जो स्ट्रीट का ये क्या बोलते हैं, ट्रैफिक लाइट, रेड क्यों होती है? हर किसी के पीछे एक ही रीजन है बच्चे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या रीजन है बच्चे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर कलर पूछ ले कहीं पे कि कलर का रीजन बताओ तो बोलोगे रेड कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड, वायलेट कलर इज मोस्ट स्कैटर्ड। इसलिए रेड कलर रीच होगा, वायलेट कलर रीच नहीं होगा। इसलिए स्काई का कलर क्या दिखाई देगा? ब्लू, क्योंकि ब्लू क्या हो गया पूरी स्काई में? स्कैटर्ड। समझ आ गई? ओके। क्लाउड्स का कलर व्हाइट क्यों? बिकॉज देयर इज इक्वल स्कैटरिंग। दोबारा बोलो, बिकॉज देयर इज इक्वल स्कैटरिंग। पार्टिकल बड़े होंगे तो सारे कलर्स की स्कैटरिंग क्या होगी? इक्वल। दोपहर के टाइम स्काई व्हाइट क्यों होता है? बिकॉज देयर इज नो स्कैटरिंग। बिकॉज देयर इज नो स्कैटरिंग। दोपहर के टाइम सूरज और हमारा डिस्टेंस कम है तो देयर इज नो स्कैटरिंग। क्लाउड्स के पार्टिकल बड़े हैं सो ऑल कलर्स आर स्कैटर्ड इक्वली। बाकी रेड दिखाई देगा आपको, ब्लू दिखाई बाद में देगा। क्यों? क्योंकि रेड कलर कम स्कैटर है, पहले पहुंचेगा, ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर है, बाद में इधर से आपके पास पहुंचेगा। समझ आ गई बच्चे? इज इट क्लियर? इंफ्रा यूवी पे एक क्वेश्चन पक्का, ठीक है? चाहे क्वार्ट्स रॉक सॉल्ट पे आ जाए, चाहे हीटिंग प्रॉपर्टी पे आ जाए, है ना, चाहे कौन ज्यादा स्कैटर होती है ये आ जाए, चाहे नाइट फोटोग्राफी पे, यूज्ड इन फॉग इस पे आ जाए, इंफ्रा और यूवी पे पता। अच्छा, इनको कौन सी रेडिएशंस बोलते हैं? कौन सी रेडिएशन चाहिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से इनको कोई फर्क पड़ता है? नहीं। स्पीड क्या है इनकी? 3 × 10⁻⁸ लाइट की स्पीड है, ये लाइट है सर। 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। मीडियम चाहिए क्या? लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए? नहीं। ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। कौन कौन से फिनोमेनन करेंगे? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ आ गई बच्चे? अब एक लास्ट चैप्टर रहता है साउंड बच्चे, मंडे होगा आपका, सॉरी संडे, मंडे नहीं संडे।